नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर में शिल्पा। आज दोपहर से देहरादून से बिहार के मोतिहारी जाएगी ट्रेन और दोपहर को 2 बजे श्रमिकों को लेकर मोतिहारी के लिए ये ट्रेन रवाना हो जाएगी। बिहार के मोतिहारी जाने वाले यात्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य जांच सबसे पहले इन तमाम यात्रियों की करवाई जाएगी, उसके बाद ही एक एक करते हुए ट्रेन में इन यात्रियों को बैठाया जा रहा है, इन श्रमिकों को बैठाया जा रहा है। उसके बाद शाम 7 बजे देहरादून से किशनगंज के लिए भी एक ट्रेन जाएगी। इस तरह की अपडेट सामने आ रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो श्रमिकों को राहत पहुंचाने के मकसद के साथ ये कदम उठाया जा रहा है। स्वास्थ्य जांच सबसे पहले एक एक श्रमिक की होगी। ये देखिए, वहां पर जो लाइन भी लगी हुई नजर आई इन श्रमिकों की, तो थोड़ी थोड़ी उचित दूरी पर इन लोगों को वहां पर खड़ा करवाया गया। एक एक करते हुए सबसे पहले इन लोगों की जांच करवाई गई। स्वास्थ्य संबंधित जांच के बाद ही फिर आगे इन्हें भेजा गया। इस तरह से आज दोपहर 2 बजे श्रमिकों को लेकर मोतिहारी के लिए ट्रेन रवाना हो जाएगी। देहरादून से बिहार के मोतिहारी ये ट्रेन जाएगी। तमाम श्रमिकों को इसमें जांच के बाद बैठाया जाएगा। फहीम तन्हा हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। फहीम, 1:30 बज चुका है, 2 बजे इस ट्रेन को रवाना होना है। फिलहाल किस तरह की ताजा तस्वीरें वहां पर, कितनी तैयारियां वहां पर, कैसी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है इन श्रमिकों को इस ट्रेन के माध्यम से भिजवाने को लेकर? जी देखिए शिल्पा, यात्रियों को ट्रेन में बिठाया जा रहा है और 2 बजे के करीब यहाँ से ट्रेन रवाना होगी। उससे लेट ही हो सकती है क्योंकि कल भी जो ट्रेन गई थी उसमें चूंकि यात्रियों को बिठाने में उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के थोड़ा विलम्ब हुआ था, तो वो ट्रेन कुछ देर के बाद ही जा पाई थी। तो आज भी ऐसी संभावना है कि 2 बजे के बाद ही ट्रेन जा पाएगी क्योंकि खास तादाद है जिसमें वो बिठाया जा रहा है और उनकी जो औपचारिकताएं हैं वो काफी हैं शिल्पा। तो लिहाजा एक यात्री को भी देखें तो एक यात्री को तकरीबन 1 घंटा लग जा रहा है, मतलब हर आदमी को एक घंटा लग रहा है। तो और एक आदमी को एंट्री करने में कम से कम 10 से 12 मिनट का समय लग रहा है। तो उस हिसाब से वो समय लग रहा है और चूंकि सारी औपचारिकताएं की जा रही है। कुल श्रमिक कितने बताए जा रहे हैं जो इस ट्रेन से जाएंगे? अभी मोतिहारी के लिए ट्रेन है, ये जो ट्रेन अब जाएगी और शाम को 7 बजे के बाद तकरीबन 7:30 से 8 बजे के तहत रवाना होने का अनुमान है। और उस ट्रेन में किशनगंज के लिए यात्री जाएंगे। तो तकरीबन 1200 यात्री आज दोपहर की ट्रेन में जा रहे हैं और शाम को भी इतनी ही तादाद में ट्रेन से यात्री को भेजने की तैयारी है, जिनमें सारे श्रमिक और मजदूर वर्ग के यानी कि प्रॉपर व्यवस्थाएं वहां पर है। एक एक व्यक्ति का जांच सबसे पहले करवाया जा रहा है, उसके बाद ही फिर आगे उसे ट्रेन में बैठाया जा रहा है। और जिस तरह से फहीम जानकारी दे रहे हैं कि थोड़ा समय लग सकता है, 2 बजे रवाना होने की बात कही गई थी इस ट्रेन को, लेकिन औपचारिकताएं बहुत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फहीम तना हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे यहाँ बेटिया 1152 लोग गए हैं और शाम 7 बजे अभी किशनगंज के लिए 1152 लोग जाएंगे। ये दोनों ट्रेनें बिहार जा रही हैं। कल बिहार की 2 ट्रेन गई थी और 1 मणिपुर की गई। तो खाना वाना यहाँ से दिया है और उसके बाद हमारा जो NGO है, आसरा ट्रस्ट है, वो भी उनको खाने के लिए सत्तू है, नमक है और तेल है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, साबुन है दे रहे हैं और पका खाना एक टाइम का दे रहे हैं। एन रूट जो है रेलवेज किसी स्टेशन पे फिर क्योंकि 24 घंटे की जर्नी है तो वहाँ पर उनके खाने वगैरह की व्यवस्था। खबर देहरादून से, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान सामने आया। नेपाल मामले में सरकार की नीति पर प्रीतम सिंह ने बयान दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या वजह है कि नेपाल जैसा अच्छा पड़ोसी भी अब तेवर दिखा रहा है? गौरतलब है कि नेपाल ने लिपुपेख और कालापानी क्षेत्र को अपना बताया है, जो कि उत्तराखंड राज्य सीमा के अंतर्गत आता है। और इसी विवाद पर, इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने ये बयान दिया। उन्होंने नेपाल मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल खड़ा किया कि आखिरकार क्या वजह है कि नेपाल के साथ इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद नेपाल अब तेवर दिखा रहा है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को अपनी विदेश नीति में व्यापक जो है परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ये विषय केंद्र सरकार का है। जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क थे, जब तक यूपीए की सरकार रही, सब पड़ोसी राज्यों से हमारे दोस्ताना ताल्लुक़ रहे। लेकिन ये सरकार गठन होने के बाद परिस्थितियां बदली। मालदीव का मामला सुलझ गया, अन्यथा मालदीव में भी कमोबेश वही स्थिति थी। श्रीलंका के अंतर्गत भी वही कमोबेश स्थिति रही। नेपाल
जो हमारा मित्र राष्ट्र रहा, जहाँ पर हमारा सीमांकन भी नहीं है, वहाँ पर भी हमारे संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। और नेपाल ने जो है जो कहा है कि जो उन्होंने अपने नक्शे में भारत के भूभाग को दर्शाया है, तो गंभीर विषय है, सरकार को गंभीरता से। तो सुना आपने किस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि यह सब्जेक्ट केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन लाना चाहिए, ऐसी आवश्यकता इस वक्त नजर आ रही है। प्रीतम सिंह की तरफ से कहा गया। दरअसल नेपाल मामले में सरकार की नीति पर प्रीतम सिंह सवाल खड़े करते नजर आए और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता बताते नजर आए। भारत सरकार को गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि नेपाल जैसा अच्छा पड़ोसी भी तेवर दिखा रहा है। शादाब शम्स बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शादाब जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। धन्यवाद बहुत बहुत। शादाब जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बयान दिया है, वो दरअसल आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है कि नेपाल जैसा पड़ोसी भी तेवर दिखा रहा है। नेपाल मामले पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और सवाल खड़े किए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बहुत बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के लोगों के साथ कि जब कोई भारत की नीतियों को उजागर करता है, कांग्रेस उन चीजों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जो देश के दुश्मन है उनके मंसूबों को कामयाब करने का षड्यंत्र रचती रहती है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। एक तरफ जहाँ दुनिया में भारत की साख बड़ी है, जहाँ पूरा अगर देखें अमेरिका, यूके, यूएस एक तरफा हमारे साथ आके खड़ा है और चीन गिर गया है। चीन कहीं ना कहीं अपने षड्यंत्रों के माध्यम से हमारे कुछ पड़ोसियों को हमारे खिलाफ करने की साजिश रच रहा है। तो ये दिक्कतें आती हैं जब आप अपने सीमाओं का विस्तार करते हैं, तो आप दूसरों की सीमाओं में अतिक्रमण करते हैं। और जब आप दूसरों की सीमाओं में अतिक्रमण करते हैं तो ये उम्मीद करना कि सामने वाला व्यक्ति आपके सीमाओं में कुछ नहीं करेगा, ये मुमकिन नहीं है, या वो आपके खिलाफ साजिशें नहीं करेगा, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बात शायद कांग्रेस या तो समझना नहीं चाहती या जानबूझ के अनजान बन के अपनी हल्की और, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि शायद से केंद्र सरकार को अपनी विदेश नीति में ही परिवर्तन कर देना चाहिए। इस तरह की आवश्यकता कांग्रेस की तरफ से बताई जा रही है। मैंने आपसे बोला ना कि आज जहां दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है, भारत का मान बढ़ा है और दुनिया ने भारत का लोहा माना है, जहां हम कतारों में लग के इंतजार किया करते थे, आज लोग हाथ फैला के हमारा स्वागत कर रहे हैं। पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजा है। लेकिन कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को दिख रहा है कि जिस तरह से मोदी जी की फॉलोइंग बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों का विश्वास बढ़ रहा है अपने प्रधानमंत्री के प्रति, कांग्रेस की दुकानदारी पूरी तरह से बंद होती हुई नजर आ रही है। और इसलिए कांग्रेस के नेता लगातार कभी पाकिस्तान की बात राहुल गांधी जी करते हैं, कभी चीन की बात करते हैं, जो हमारे खिलाफ बोलता है उसकी बात करते हैं। यानी कि शादाब जी आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी केंद्र सरकार जिस तरह से इस मामले को हैंडल कर रही है, पूरी तरह से सही दिशा में जाता हुआ? पूरी 100% सही दिशा में। हम बहुत काबिल हाथों में देश की कमान है। और मैं इतना बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जो कांग्रेस कर रही है, जिस देश को धोखा देने का काम करी, आने वाली नस्लें कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी। और दुनिया में जो विश्व गुरु बनने का सपना भारत ने देखा है, वो बिल्कुल साकार होगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शादाब शम्स जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी प्रतिक्रिया के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, खबर रुड़की से। एक युवक में यहां पर कोरोना की पुष्टि हुई है। 14 मई को यह युवक मुंबई से लौटा था। 18 मई को इसका सैंपल लिया गया, यानी कि 4 दिन बाद। और पहले से ही होम क्वारंटाइन ये युवक चल रहा था, जिसके बाद अब इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसके परिजनों को भी आइसोलेट किया जा रहा है। 14 मई को जानकारी ये सामने आ रही है कि ये शख्स मुंबई से लौटा था। इसके बाद 18 मई को इसका सैंपल लिया गया और अब सैंपल रिपोर्ट सामने आने के बाद इसमें कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब आनन फानन में इस शख्स को तो आइसोलेट किया ही गया। हालांकि पहले से ही होम क्वारंटाइन था, लेकिन होम क्वारंटाइन में रहते हुए अन्य तमाम परिजनों से जिन जिन लोगों के संपर्क में आया होगा, अपने परिवार वालों के साथ ये संपर्क में आया होगा, अब उन लोगों को भी आइसोलेट किया जा रहा है। उन्हें भी अब आइसोलेटेड वार्ड में शिफ्ट करवाया जा रहा है। 14 मई को मुंबई से ये शख्स लौटा था यहाँ रुड़की और 18 मई को इसका सैंपल लिया गया था। हालांकि पहले से ही होम क्वारंटाइन था, लेकिन इस शख्स में बावजूद इसके कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद
वहां पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में उन तमाम लोगों को फिर चिन्हित किया गया जिन जिन लोगों के संपर्क में था। दरअसल होम क्वारंटाइन रहने की वजह से जाहिर सी बात है परिजनों के समय ही आया होगा, ऐसे में अब परिजनों को भी आइसोलेट किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तरकाशी में भी मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज। 38 साल के युवक में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। हाल ही में दिल्ली से उत्तरकाशी आया था युवक। दिल्ली में किसी होटल में काम करता था युवक। 16 मई को एम्स ऋषिकेश भेजा गया था सैंपल और 38 साल के इस युवक में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। हाल ही में दिल्ली से उत्तरकाशी ये युवक पहुंचा था। दिल्ली में किसी होटल में ये युवक काम किया करता था जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई। 16 मई को एम्स ऋषिकेश इसका सैंपल भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट सामने आई है और जिले में अब तक 3 लोगों में यहां उत्तरकाशी में संक्रमण फैल चुका है। उत्तरकाशी में इस तरह से एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 3 मरीज यहां पर टोटल हो गए हैं। 38 साल का युवक बताया जा रहा है जो दिल्ली में किसी होटल में काम किया करता था और हाल ही में दिल्ली से वो उत्तरकाशी आया था। अभी 2 दिन पहले यानी कि 18 मई को उसका ब्लड सैंपल लिया गया, जांच के लिए भिजवाया गया और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब इस शख्स को आइसोलेट किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी पहचानने की कोशिश हो रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में इस दरमियान वो आया होगा। जब तक उसे खुद नहीं पता था, जब तक उसका ब्लड सैंपल नहीं लिया गया था। 38 साल इस युवक की उम्र बताई जा रही है। 38 साल के इस युवक में कोरोना की पुष्टि होने के बाद यहां हड़कंप मच गया। हरिद्वार जिले को ग्रीन जोन में घोषित करने के बाद रुड़की शहर और देहात क्षेत्र की सभी दुकानें आज खोल दी गई है। वहीं दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली है। आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही मॉल और रेस्टोरेंट्स अभी फिलहाल बंद ही रखे गए हैं। बाजारों में हालांकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। लोग दुकानों में जमकर खरीदारी भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग की होगी, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद दुकानें खुल रही है तो लोग अधिक संख्या में बाजारों में पहुंच रहे हैं। फिलहाल बाजारों की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन 4 में लोगों को पूरी छूट मिल गई हो। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का इस स्थिति पर कहना है कि लोग बेवजह से बाजारों में भीड़ ना लगाए, इस बात का उन्हें खुद से ध्यान रखना होगा और अगर बाहर वो जा भी रहे हैं कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। बहुत ही राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि काफी दिनों बाद हम लोगों को कपड़े खरीदने का मौका मिला है और खासतौर से मेरी बीवी जो आई हुई है इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से आज हम लोग पूरा मार्केट देख रहे हैं और आज कपड़ों की दुकानें खुली हुई हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत राहत है और हम लोग सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ नियमों के साथ आज ये लॉकडाउन में थोड़ा ढील दिया है। सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को बधाई देता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये जो 56 दिन बाद मार्केट खोलने का ऐलान किया है, ये सभी व्यापारियों के लिए बहुत ही सुखदायी है, क्योंकि इसमें हर कोई व्यापारी इतना टूट गया था, बहुत परेशान हो गया था। जैसे हमारी दुकान भी थी, सब बंदी थी। ये दुकान खोलने से देखो हमको तो राहत आई और सभी व्यापारियों को, जितने भी दुकानदार थे, हम तो सबसे मिलते रहते थे, समस्याएं आती रहती थी। और उनका भी एक वो था कि कितना बड़ा उन्होंने एक वो सहन किया अपने व्यापार को बंद करके, इसकी भी इनकी बहुत बड़ी महानता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसा हमारा रुड़की नगर में हुआ है, इसमें सबसे मेरी यही है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें और मास्क जरूर पहने और थोड़ी जो ग्राहक है थोड़ा दूरी पे ही हो के उनसे, हम कोई भी दुकानदार है वो थोड़ा दूरी पे रख के उनको समझाएं। ये जो व्यवस्था क्योंकि शासन से भी आदेश हुए हैं और हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके स्तर से भी आदेश जारी हुए हैं, तो ग्रीन जोन में जो दुकानें हैं सुबह 7 से 4 बजे तक के आदेश किए हुए हैं और मॉल को छोड़ के सारी दुकानें खुलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा और प्रॉपर जो सैनिटाइजर रखेंगे, वो मास्क रखेंगे, तो ये इस चीज़ को कंपलसरी किया गया है। और इसके अलावा जो गाड़ियों की जो व्यवस्था है, ऑड इन वन की बात की जा रही है, तो उसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। तो
ताकि जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चल सके। फिलहाल ये व्यवस्थाएं हैं, दुकानें खुली रहेंगी मॉल को छोड़ के, और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा, मास्क का यूज किया जाएगा और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज किया जाएगा, और कम से कम 2 लोगों के बीच में 6 फुट की दूरी रखी जाएगी। मलिक हमारे साथ रुड़की से संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सलमान, बाजारों में वो पहली जैसी रौनक तो नजर आ रही है, लेकिन ये बताया कि इन बाजारों में दुकानों को खोलने से पहले क्या यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया गया, और यहाँ पर इस समय सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन कराने को लेकर नजर आ रही है, उसको लेकर क्या स्थिति दिखी है सुबह से? देखिए, आपको बता दूं, काफी लंबे समय से कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो बढ़ती दिखाई दे रही थी, उसी को लेकर रुड़की शहर यानी कि पूरे जनपद हरिद्वार को रेड जोन में रखा गया था। हालांकि अब काफी लंबे समय बाद अब लोगों को राहत मिली है, क्योंकि ग्रीन जोन इसको घोषित कर दिया गया है, और तमाम जो व्यापारिक लोग हैं उनके चेहरे पर तो मुस्कान है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग जो खरीदारी के लिए जो बाजारों में जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करते भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ तब तुरंत ही यहाँ पर जो है ग्रीन जोन होने के बाद भीड़ जो है काफी तादाद में यहाँ पर बाजारों में आई है, जिसके बाद जो है एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने भी अपील की है कि लोग पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। बिल्कुल, ये लोगों की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो आपको रियायतें मिली है उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सलमान मलिक इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। टिहरी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा जोशी ने संगठन की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 100 पीपीई किट और संक्रामक बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए 100 इजी सिपर्ट कप निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सरकार और संगठन की ओर से कार्यक्रम को जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा जोशी ने टिहरी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीनू रावत और जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अमित राय को ये 100 पीपीई किट और 100 स्पीड कप भेंट किए। और हमारी युवा मोर्चा की अध्यक्ष पूनम महाजन जी, उन दोनों ने ये आह्वान किया कि मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता जो है वो अपने स्तर पर और संगठन के स्तर पर जितना हो सके आगे आके मदद करे। तो चाहे राशन देना हो, खाना प्रोवाइड करना हो, मोदी किचन चलाना हो, हर समय हम आगे रहे हैं। और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो सबसे आगे बढ़कर इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा में हम कितनी मदद कर सकते हैं। तो आज 100 पीपीई किट टिहरी जिला अस्पताल को डोनेट की जा रही है। और यहाँ कोई केस अभी नहीं है और भगवान करे ऐसा ही रहे, लेकिन हमें बुरे से बुरे सिनेरियो के लिए तैयार रहना है। तो उसी के लिए हमारा एक कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ एक इजी स्पिट नाम का एक वहीं गदरपुर के मस्जिदों के इमामों के द्वारा नायब नाजिर मोहम्मद उमर तहसील गदरपुर के माध्यम से उप जिलाधिकारी को आखिरी जुमे की नमाज की इजाजत के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया कि आगामी जुमे को रमजान महीने का आखिरी जुमा होगा, जिसके तहत तमाम मुस्लिम लोग अलविदा की नमाज अदा करके देश में अमन और चैन के लिए दुआएं करते हैं। ऐसे में जुमा अलविदा नमाज मस्जिदों में अदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस दौरान शहरूम उर्फ टोनी पठान ने कहा है कि ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए भी स्थानीय प्रशासन ईदगाह में नमाज अदा करने की अनुमति दे। पानी की नमाज के लिए हम अनुमति मांग रहे हैं। हम डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ में जो है इसमें हमें छूट मिलनी चाहिए। और हम जिस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान में बीमारी है, इसके लिए भी भरपूर दुआ करेंगे। जिस तरीके से 40 आदमी हम इकट्ठे हो जाते हैं तो एक आदमी उसमें ऐसा होता है जिसकी अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। तो इसलिए हम ये जोर लगा रहे हैं कि हमारी नमाजें अलविदा जुम्मे जैसे मस्जिदों में अदा हो, और दुकानें ईद उल फितर की जो नमाज है वो ईदगाह में अदा होती है। तो उसके लिए हमें यह परमिशन मिले, हम इसलिए अलविदा जुम्मा व ईद की नमाज की अनुमति दिए जाने के संबंध में दिया गया है। जो जिलाधिकारी महोदय एवं आयुक्त महोदय को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन दिया गया है। हम इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर देंगे अभी, जिसमें अलविदा जुम्मे की नमाज के लिए इन्होंने अनुमति की मांग की गई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गढ़वाल मंडल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
इस रक्तदान शिविर में विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों ने, सभी कर्मचारियों ने अपना रक्तदान अस्पताल में करवाया। गढ़वाल मंडल शिक्षा अधिकारी महावीर बिष्ट ने बताया कि रक्तदान महादान में गिना जाता है और समय समय पर इस प्रकार के उपलक्ष्य में प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में रक्तदान की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। रक्तदान से ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा सकता है जिस व्यक्ति को रक्त की अति आवश्यकता हो सकती है। तो हम आज रक्तदान शिविर के आयोजन के अवसर पर अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूरे गढ़वाल मंडल की तरफ से हर कार्यालयों में इस प्रकार का रक्तदान शिविर आयोजित हर हॉस्पिटल में किए जा रहे हैं और रक्तदान महादान ये मैं इसको कहूँगा। और आज आवश्यकता होती है, कई बार हमारे कई पेशेंट होते हैं जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है, तो ऐसे अवसरों पर अगर हम रक्तदान करेंगे तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। और आज कोरोना की महामारी में तो रक्तदान और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये सामाजिक जो सहृदयता है और जो समाज का आपसी समन्वय के लिए रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी हमारे गंभीर मरीज जो होंगे उनके काम आएंगे और हम समझते हैं कि हम जो भी लोग रक्तदान कर रहे हैं उनको अहोभाग्य हैं।